उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया जा रहा है। इसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को। पिछले अभी वर्षों में 2022 में हमने आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाई, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और अब 2023 में 26 जनवरी को आज हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि 74वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है, हमेशा निर्वाचित होता है जनता के द्वारा। गण जनता, तंत्र का मतलब शासन, जहाँ जनता का शासन हो, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष क्या किया जाता हो, चुना जाता हो, निर्वाचित किया जाता हो। ठीक, चलिए, वो निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान इसी तिथि को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान ही इसी तिथि को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 में अपना लाहौर का जो अधिवेशन की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की, तभी से लेकर के एक प्रस्ताव रख दिया गया कि हर बार जो स्वाधीनता मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस के रूप में, वो 26 जनवरी को, और उसी दिन संविधान लागू हुआ। और जब से लागू हुआ, जब से भारत संप्रभु घोषित हुआ, तब से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस है, जिसमें भारत में मुख्य अतिथि जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं। ठीक, मुख्य अतिथि के रूप में हैं। और जहां दिल्ली में पहले कर्तव्य राज्य पथ हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले सालों में। अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया और कर्तव्य पथ पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया जाएगा। ठीक, गणतंत्र दिवस पर हमेशा राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराता है और स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराता है। आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की और भी क्लासें हमने पहले ही डाल दिया है, क्या क्या कैसे उसका पूरा प्रारूप है, तो उसको अवश्य देखें। आज हम लोग फिर पिछले सेशन से जोड़ करके आज की कक्षाएं होंगी। हम लोग पिछले सेशन में भारत के इतिहास में बात कर रहे थे 1857 के महान क्रांति के बारे में। ठीक, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या रहा है, प्रतीक के बाद इसकी रणनीति किसकी किसकी रही, रणनीति के साथ साथ इसके होने का क्या कारण रहा। हमने 5 कारणों को भी देखा, तात्कालिक कारण में भी देखा कि क्या क्या कारण रहे कि इसने क्रांति को जन्म दे दिया, एक विद्रोह करने का क्या कर दिया, विद्रोह करने का एक जन्म दिया। तो जब जन्म दिया तो हमने कल सारे कुछ प्रारूपों को पढ़ करके इसके बाद बताया था कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे। उसी के सेशन में हमको बात करना है, तो हमने उस चीज को आज नोट किया हुआ है। आप उसको नोट करेंगे कि कौन कौन से स्थान हैं और विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं और विद्रोह नियंत्रणकर्ता कौन कौन है। यानी जब विद्रोह हुआ तो उसने अंग्रेजों ने अपने सेनापतियों के माध्यम से, ठीक, अपनी सेनाओं के माध्यम से जहां जहां विद्रोह हुए उसको दबाने का काम किया, रोकने का काम किया। आज उसी के विषय से हम अध्ययन करेंगे। ए है मेरठ। मेरठ में कदम सिंह, ठीक, मेरठ में कदम सिंह विद्रोह किए और उनको रोकने वाला कोलिन कैंपबेल था। कौन? कोलिन कैंपबेल। ठीक, इसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि ये पराजित हो गए। दिल्ली, कौन? कदम सिंह। दिल्ली बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर की उम्र 80 वर्ष थी। ठीक, निकलसन एवं हडसन एक गिरफ्तार कर लिए गए और इनको गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे से दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और इनको कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। यही नेता भी थे इस क्रांति के, यही नेता चुने गए थे। इसके बाद अंबाला, अंबाला से राव तुलाराम थे। राव तुलाराम निगलसन और हडसन, ठीक, इसके नेतृत्व करता थे। इस क्रांति को भी दबा दिया गया, परिणाम कुछ नहीं लिखा गया। मथुरा से देवी सिंह थे। कोलिन कैंपबेल, जो अंग्रेज था दबाने वाला, वो कोलिन कैंपबेल था मथुरा में, जो देवी सिंह थे। इसके बाद बात आती है कानपुर, नाना साहब या तांत्या टोपे। तांत्या टोपे नाना साहब के सेनापति हुआ करते थे, बाद में ये ग्वालियर से लड़े। कहां से? ग्वालियर से। नाना साहब को ही धोधू पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोधू पंथ। आप कोष्टक में लिख लेंगे। इनको भी दबाने का काम कोलिन कैंपबेल ने किया था। ठीक, बाद में हार मानने लगे तो नेपाल चले गए छोड़ करके।
इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, कैंपेबल हीरोज, ये वीर गति को प्राप्ति हो गई इनकी अंग्रेजों से लड़ते हुए। फिर इसके बाद वाराणसी देगा या इलाहाबाद, वाराणसी और इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे, जिसको नेतृत्व करता लियाकत अली थे भारत से, और इसको रोकने का काम कोलिन निकलसन ने किया था। आगे की तरफ हम चलेंगे, देखेंगे फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला थे, ठीक, इनको इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रुपए का, कि इनको जो पकड़ करके देगा, इन्हें ढोल वाला मौलवी भी कहा जाता था या डंका साहब कहा जाता था, कि इनको मौलवी अब्दुल्ला को 50,000 इनाम रखा गया था, कि अगर इनको जो पकड़ करके अंग्रेजों को सौंपेगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक, बस इनाम दिया नहीं जाता, बस उसी तरह एक रखा गया था, और इन्हें डंका साहब या ढोल वाले मौलवी बोला जाता है। इसे जनरल लेनार्ड के द्वारा इनको दबाया गया, मतलब इनके जो इन्होंने विद्रोह किया उसको दबाया गया। गोरखपुर में गजाधर या गजोधर सिंह, इसमें वही जनरल लेनार्ड ही था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, क्यों लखनऊ से बेगम हजरत महल, कोलिन कैंपबल, ये जो कोलिन कैंपबल थे इन्होंने दबाया। बाद में बेगम हजरत ने सब कुछ छोड़ करके नेपाल चली गए। ठीक, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, विलियम टेलर, कुंवर सिंह भी बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। विलियम टेलर इसका क्या किए थे, इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। बरेली से खान बहादुर थे, विसेंट आयर ने इसको दबाया। असम से दीवान मनीराम थे, ठीक, और इसमें विद्रोह नियंत्रणकर्ता में कोई अज्ञात है, ठीक, कुछ नहीं है। तो ये रहा अंग्रेजों के द्वारा जो दबाया गया विद्रोह था 1857 की क्रांति में, जो हमारे भारतीय राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, ठीक, जगह जगह पे और भी छोटे राजे रजवाड़े के द्वारा जो विद्रोह किए गए जगहों जगहों पर, ठीक, उन विद्रोहों के द्वारा दबाने वाले जो ब्रिटिश सेनापति या कमांडर हुए, अनेक जगहों पर दबाए, कुछ लोग छोड़कर भाग गए, कुछ लोग मर गए, ठीक, कुछ लोगों की जानकारियां अज्ञात हैं। तो ये रहा, हमने लिखा। तो समय समय पर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए दिल्ली में जो 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ तो नेतृत्वकर्ता कौन था या इसको दबाने वाला कौन था, कोई न कोई इस तरह से दे दिया जाएगा। या कभी कभी पीसीए जैसी परीक्षाओं में इसको सुमेल करने के लिए आता है कि कौन कौन से लोग विद्रोह किए थे और उनको दबाने का कौन कौन सा काम किए थे, या कहां से कौन कौन विद्रोह करता थे। ठीक, आइए फिर इसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति के जो असफलता के कारण रहे हैं। 1857 की क्रांति की जो असफलता का कारण है, पहला है कुशल नेतृत्व की कमी। माना जाता है कि जो नेता चुना गया था बहादुर शाह द्वितीय या जफर को, जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी उम्र लगभग उस समय 80 वर्ष बताई जाती है। और वो 80 वर्ष की उम्र में कैसा कोई बादशाह हो सकता है, आप उसकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए नेतृत्व की, उसमें जो नेता थे वो, उनकी नेतृत्व की भावना की कमी पड़ी, सही तरीके से नेतृत्व नहीं हो सका इस क्रांति का, इस विद्रोह का, इसीलिए ज्यादा समय तक ही चल नहीं पाया। राष्ट्रीय भावना की कमी, भारत में राष्ट्रीय भावना की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि पूरा जो भारत था जातिवाद समस्या पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर बटा हुआ था। यहाँ के लोग बस भगवान की पूजा करते और यही कहते कि हे भगवान हमारे क्रांतिकारी मर जाए, और उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं अगर ये भारत में रहेंगे तो हमारे भारत का विकास हो जाएगा, हमारा भारत बहुत आगे निकल जाएगा, उनका ये मानना था हमारे यहाँ के लोगों का। ठीक, वो क्रांतिकारियों को कहते थे हे भगवान यही मर जाए, और इसके बाद अगर हम अंग्रेज बचे तो हमारे देश का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। इसलिए राष्ट्रीय भावना की भी कमी रही कहीं न कहीं इस विद्रोह को क्या करने में, असफलता लाने में। ठीक, इसीलिए ये विद्रोह असफल हो गया। पहला कुशल नेतृत्व, दूसरा क्या, राष्ट्रीय भावना की कमी। अब इसमें 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों ने अपने सेना का मुख्यालय बना करके रखा था वो शिमला में रखा था। आपातकाल जो मुख्यालय इन्होंने बनाया था प्रयागराज के इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद, और तोपखाने का जो मुख्यालय इन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने अपना, वो मेरठ में बनाया था। और हमने बताया था उस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे। ठीक, बाद में भारत के उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वो वायसराय होगा कब, अभी आगे होगा। ठीक, इसके साथ साथ हमने बताया था कि उस समय मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। आगे की तरफ अगर हम देखें तो इस 1857 के महान विद्रोह पे
कई इतिहासकारों ने भारत में, कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी किताबें लिखी, और जब किताबें लिखी तो अंग्रेजों ने उस पर कई प्रश्न खड़ा किए। जैसे बीडी सावरकर ने एक बुक लिखा 1857 की क्रांति पर। ठीक, 1857 की क्रांति पर जब उन्होंने बुक लिखा तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, कहा कि क्रांति नहीं थी, न ये आंदोलन था। अगर ये आंदोलन होता तो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक होता, और आप देख रहे हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक था ही नहीं, लगभग उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत के बीच ही रह गया, ये दक्षिण भारत तक फैला ही नहीं। इसलिए माना जाता है कि अंग्रेजों ने इस पे भी प्रश्न खड़ा कर दिया। कहा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी के लिए लड़ रही थी, जो नाना साहब थे तांत्या, नाना साहब कानपुर से तांत्या टोपे, जो लोग लड़ रहे थे अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। मुगल बादशाह जो लड़ रहा था बहादुर शाह द्वितीय जफर, वो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक विद्रोह था, एक क्रांति थी, एक आंदोलन था? इसलिए उन्होंने हर बात को खारिज कर दिया। ठीक, 1857 बेंजामिन डिज़रायली हुए, इन्होंने इसको राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय विद्रोह बताया। तब भी अंग्रेजों ने कहा कि ये विद्रोह नहीं हो सकता, अगर विद्रोह होता तो संपूर्ण भारत में होता। ठीक, ये केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक रहा है, सभी क्षेत्रों में भी नहीं रहा, इसलिए विद्रोह नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए ये असफलता का कारण है। और अब हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम यही हुआ अंततः में कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, यानी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब उसके हाथों से ये सत्ता निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाएगी, यानी जो ब्रिटिश ताज है ब्रिटिश के महारानी के हाथों में चली जाएगी। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र आएगा। ठीक, उस घोषणा पत्र को लॉर्ड मिंटो 1 नवंबर 1858 को पढ़ेगा, और 1858 में ही एक दिन के लिए जब घोषणा पत्र हुआ था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, उसी समय भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद बनाई गई थी। ठीक, आगे की तरफ हम फिर देखेंगे, जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आ जाएगा तो उस समय 1858 के भारत शासन अधिनियम में ही जो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ही जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके पोस्ट का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि भारत के लोगों को गवर्नर जनरल से चिढ़ होने लगी, और यहाँ के लोग जान गए कि गवर्नर जनरल क्या कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ के लोगों में डर की भावना है, काम वही रहेगा, बस उसके पोस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि भारत के लोगों को उस नाम से फिर कोई दिक्कत न हो, इसलिए गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। ठीक, क्योंकि इनको शासन करना है, आगे साम्राज्य को अपने आगे विस्तारित करना है, इसलिए इन्होंने उस नाम को चेंज कर दिया। ठीक, वायसराय कर दिया। तो भारत में अंतिम गवर्नर जनरल अगर देखा जाए पूरे भारत का तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। केवल गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। फिर गवर्नर जनरल 1833 के तहत बना, और इसके जो अधिनियम आया था, फिर इसके बाद 1858 में अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर अब वायसराय हो गया। प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग माना जाता है, जिसके समय में 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। वो भारत का क्या था उस समय? गवर्नर जनरल था। ठीक, आइए हम लोग अब इसका और परिणाम देखेंगे। इसके बाद हमने बताया कि दो ही परिणाम निकला, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, और यहाँ के गवर्नर जनरल के जो पद था उसका नाम बदल दिया गया। ठीक, इसमें फिर एक पील आयोग आता है, पील आयोग के साथ एक रायल आयोग आता है। ये दोनों आयोग क्या क्या हैं इनके विषय में हम बात करेंगे। पील आयोग में पील का मतलब हमने मुगल बादशाह दिल्ली सल्तनत में इसको पढ़ा था। ये जो सेना रखने वाले लोग हैं पील से पिलवान बने हैं। ठीक, जो सेना रखते हैं, हाथी को पालते हैं वगैरह। इनमें भारतीयों की सेना का ब्रिटिश सेना का पहले अनुपात क्या हुआ करता था? 1857 की क्रांति के पहले जो है ब्रिटिश जो हुआ करते थे, इनकी सेना अगर एक अनुपात में है तो यहाँ भारत के उसके अनुपात में 5 रखी जाती थी। उसी बाद में रायल आयोग आया, उसके अनुसार भी संशोधन किया गया भारतीय सेनाओं को। ठीक, तो आइए आगे की तरफ हम उसमें लिखते हुए चलेंगे। इसको आप संपूर्ण नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इसको धीरे धीरे तैयार करते रहेंगे। आगे की तरफ चलें और प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें, घटना चक्र ले लें। ठीक,
और घटना चक्र नहीं ले पाते हैं तो यूथ कंपटीशन ले लें, यूथ कंपटीशन नहीं ले पाते हैं तो किरण ऑब्जेक्टिव बुक आती है मोटी सी, उसको ले लें। अगर वो भी नहीं ले पाते हैं, वनडे के लिए मैं बता रहा हूँ और पीसीएस वगैरह के लिए भी हैं तो शिल्पी पब्लिकेशन, और शिल्पी के साथ साथ आप शिल्पी पब्लिकेशन साथ यूथ ले सकते हैं। घटना चक्र, उसमें भी घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है पीसीएस के लिए, उसको लेकर के करते रहें। ठीक, नहीं ले पाते हैं, वनडे में है, वनडे के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक भी काफ़ी है। लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घटना यूथ या ये क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव जो है यही अपने चरम सीमा पर है, इसलिए इसको ले सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन अधिकतर फंसते रहते हैं, अपडेट टू अपडेट मिलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पिछले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करते रहें एक दूसरे तक। बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगर जीएस पढ़ना है, ठीक, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए एक दूसरे से। आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई इसका परिणाम क्या रहा है। ठीक, 1857 की क्रांति का परिणाम, आइए देखते हैं परिणाम। 1857 की क्रांति का परिणाम, हेडिंग डाल लीजिए 1857 की क्रांति का परिणाम। असफलता में भी हमने देखा कुशल नेतृत्व की कमी और राष्ट्रीय भावना की क्या कमी। ठीक, आइए हेडिंग डालिएगा परिणाम। ठीक, परिणाम 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा है। आइए तो इसमें परिणाम नोट करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, लिखेंगे स्टार बना करके। 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, शासन अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ। ठीक, 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। और जब अधिनियम पारित हुआ तो क्या हुआ, लिखेंगे इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, नोट करेंगे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, के हाथों से सत्ता हटाकर, हटाकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई, हाथों में दे दी गई, दे दी गई। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अब तक भारत में शासन कर रही थी, व्यापार भी और शासन भी। ठीक, तो व्यापारिक एकाधिकार तो उसका बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया संपूर्ण रूप से, लेकिन जो शासन बचा था उसको भी 1857 की क्रांति के जो हुई, इस क्रांति के बाद उसको भी बदल दिया गया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सत्ता थी, शासन की व्यवस्था करने की, शासन करने की जो शक्ति थी, ठीक, उसके सत्ता को हटा करके शासन करने की सत्ता को किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। आगे दूसरा लिखेंगे, दूसरा परिणाम क्या हुआ, लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को भारत का, भारत का, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, प्रथम वायसराय बनाया गया, वायसराय बनाया गया, बनाया गया। वायसराय वही गवर्नर जनरल का ही पोस्ट है, ठीक, बस उसका नाम चेंज किया गया है। यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम में ही जो भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसी का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। बात समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ नोट लिखेंगे, नोट, नोट, नोट
क्या लिखेंगे? नोट। नोट में लिखेंगे पील आयोग। क्या? पील आयोग। पील आयोग। पील आयोग क्या था, आइए जानते हैं पील आयोग के बारे में। ठीक, पील आयोग। पील आयोग क्या है? पील आयोग, इसमें 1857 ईस्वी से पूर्व जो हुआ करता था, 1857 ईस्वी से पूर्व, पूर्व 1857 ईस्वी से पूर्व क्या हुआ करता था? सेना का अनुपात, सेना का अनुपात, यानी जो सेना बनती थी उसका अनुपात क्या था? 1857 की क्रांति के पूर्व जो सेना का अनुपात क्या था? नीचे देखेंगे 1:5। कितना था? 1:5। अब एक जो हुआ करते थे, ये ब्रिटिश हुआ करते थे, ब्रिटिश सेना यानी ब्रिटिश के आदमी हुआ करते थे, ब्रिटिश सेना 1:, भारतीय सेना, भारतीय सेना, यानी अगर कहीं भी कोई भर्ती होती थी तो उसमें 5 हिस्सेदारी भारतीयों की हुआ करती थी और ब्रिटिश की, यानी भारतीयों को ज्यादा सेनाओं में यूज किया जाता था। ठीक, और कम पैसे में वो तैयार भी रहते थे। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए उस समय क्या हुआ करता था, पुलिस की नौकरी सस्ती हुआ करती थी, लोग पकड़ कर दिया करते थे नौकरी। और आज वहां तक पहुंच रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। 1857 के बाद लिखेंगे फिर क्या हुआ। ठीक, अब इसी को बदल लीजिएगा, 1857 ईस्वी के बाद। ठीक, 1857 ईस्वी के बाद, ईस्वी के बाद वो पूर्व था। अब बाद क्या हुआ, जब क्रांति हो गई तो 1857 की जब क्रांति हो गई तो इसके बाद क्या हुआ। ठीक, नोट करेंगे 1:2। क्या रख दिया गया? 1:2। एक कौन था? ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सेना। एक कौन था? ब्रिटिश सेना थी। और दूसरे में लिखेंगे जो दूसरी थी, ये क्या थी? भारतीय सेना। ठीक, अब कम कर दिया गया भारतीय सेना। इनको पता हो गया था जो विद्रोह हुआ सेनाओं के द्वारा ही किया गया, इसीलिए इसको क्या किया गया? पील आयोग लाया गया और पील आयोग के द्वारा इसको बदल दिया गया। अब एक आयोग का नाम हमने भी और लिया था जो है रायल आयोग। ठीक, ये क्या करता था? रायल आयोग, उसको देखेंगे, नोट में ही लिखेंगे अभी इसको। ठीक, रायल आयोग क्या था? रायल आयोग, रायल आयोग, रायल आयोग, हेडिंग दीजिएगा रायल आयोग, रायल कमीशन। ठीक, ये सब एग्जामों में पूछे गए हैं पीसीएस जैसे। रायल आयोग, घटना चक्र की बुकें उठाकर देखेंगे तो मिलेगा। रायल आयोग, इसमें क्या किया गया? जाति के आधार पर सेना का क्या किया गया? संगठन किया गया। लिखेंगे जाति के आधार पर सेना का संगठन, जाति के आधार पर सेना का संगठन, जाति के आधार पर सेना का संगठन, सेना का संगठन। ठीक, जाति के आधार पर सेना का संगठन, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, ठीक, और भी यादव रेजिमेंट है, फिर गढ़वाल रेजिमेंट है, तमाम तरीके के जो इस तरह से यादव रेजिमेंट की मांग की जा रही है, इस तरह से जो रेजिमेंट बनाए गए, ठीक, रेजिमेंट जो बनाए जाने की मांग की गई, उस प्रकार से जाति के आधार पर सेनाओं का संगठन किया जाने लगा। किसके तहत? रायल आयोग के तहत। आगे नोट करके लिखिएगा, नोट, दूसरा नोट बनाइएगा, नोट। ठीक, दूसरा नोट बनाकर लिखिएगा। इसमें लिखिएगा ब्रिटिश कमांडर, ब्रिटिश कमांडर, ब्रिटिश कमांडर, ब्रिटिश कमांडर। ठीक, ब्रिटिश कमांडर। पहला लिखेंगे हैवाल्क, हैवाल्क, हैवलाक, हाँ हैवलाक, हैवलाक। दूसरा नील। तीसरा नोट करेंगे लॉरेंस, मेजर लॉरेंस। ठीक, लॉरेंस। इन तीनों की क्या हो गई? इन तीनों की मृत्यु हो गई। कहाँ? लखनऊ में। तीनों, आगे लिख लीजिएगा, तीनों मर गए, मर गए लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक, तीनों लखनऊ में ही क्या हो गए थे? मर गए थे। बात समझ में आई? हैवलाक भी, नील भी और मेजर लॉरेंस था, इसकी भी मृत्यु कहाँ हो गई? तीनों लखनऊ में मर गए। ठीक, आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये मेजर लॉरेंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है
जो इन्होंने ही लास्ट में सेना को लेकर के आता है और इसी के साथ उसमें वांडीवास का युद्ध होता है और पुर्तगाली बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और उनका खात्मा हो जाता है। ठीक, नीचे आगे की तरफ अगर आपको लिखना है तो लिख लेंगे अंग्रेजों को सिखों तथा गोरखा जो सेनाएं थी उनका सहयोग मिला था। ठीक, इसमें आप नीचे स्टार बनाकर लिख सकते हैं कि जो अंग्रेज थे इनको सिखों की और गोरखा जो रेजिमेंट था, ठीक, उनकी सेनाओं का इनको क्या मिला था, सहयोग मिला था 1857 की क्रांति में। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो अब भारत की वायसरायों के बारे में पढ़ना है। अब तक हम लोग गवर्नर जनरल आबलिक हमने वायसराय भी लिखते थे। ठीक, तो अब वायसराय के बारे में पढ़ना। अब तक हम लोगों ने गवर्नर के बारे में पढ़ा। ठीक, कौन गवर्नर हुआ करते थे। ठीक, प्रथम गवर्नर कौन हुआ, फिर गवर्नर जनरल कौन हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ। ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, फिर भारत का वायसराय, प्रथम वायसराय, ठीक, अंतिम वायसराय। तो उसको अब हम लोग लॉर्ड कैनिंग से चलेंगे। और अब इस 1773 से लेकर के 1858 के पहले तक यानी 1857 तक कंपनी के अधीन शासन हुआ करता था। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन हो गया। ठीक, अब ब्रिटिश क्राउन यानी हम भी भारत का हम जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उस समय भी हमको ये फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अब 1858 में भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन आ गया है। ठीक, वहां से वायसराय की नियुक्ति होगी और वायसराय आएंगे और भारत में अपनी तौर तरीके से क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक, तो अगले समय में फिर मिलते हैं हम लॉर्ड कैनिंग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 74वें गणतंत्र दिवस की आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना कि आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि एवं शांति आए, आप सदैव प्रगति के रास्ते पर रहें। मेरी यही बारंबार दुआ और कामना है आपके लिए। प्रणाम।